एनसी कांग्रेस में आ गई है कोई दरार या फिर ये है कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी? जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस चुनाव प्रचार में एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों पार्टीज मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि आपस में ही एक दूसरे के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के नेता एक दूसरे पर तंज कसने और एक दूसरे पर हमला बोलने में कहीं भी पीछे नहीं रह रहे, और ऐसा प्रतीत होता है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी के साथ जो बाकी छोटी पार्टीज का होना नजर आ रहा था, शायद वो तो बीजेपी पर ऐसे हमले नहीं बोल रही जैसे एनसी कांग्रेस का अलायंस एक दूसरे पर हमले बोल रहा है। और इससे यह भी नजर आ रहा है कि चुनावों तक ये अलायंस आगे बढ़ेगा भी या नहीं, सरकार बनाना तो दूर की बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। मैं हूं दीपक खजूरिया और एनसी कांग्रेस के इस अलायंस में आती हुई दरार पर बात करते हैं। एनसी कांग्रेस जैसे ही चुनाव अनाउंस हुए उसी समय इनका अलायंस सामने आ गया और प्री पोल अलायंस भी हो गया। बहुत आनंद फानंद में किए गए इस अलायंस में कुछ दिन लगे सेटल करने में कि सीटों का बंटवारा किस तरह होगा। आखिरकार 90 में से बाजी मार के चली गई नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीट पर चुनाव लड़ रही है और 32 ही सीटें कांग्रेस के हिस्से में आई। वहीं कांग्रेस अभी तक अपनी पूरी सूची भी निकाल नहीं पाई है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना प्रचार भी तकरीबन खत्म कर लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जहां जहां भी चुनाव प्रचार कर रही है, उनके तकरीबन हमले बीजेपी के ऊपर कम और कांग्रेस के ऊपर ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये सब की शुरुआत की नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही जर्नल ने, यानी कि उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला ने जिस तरह इस चुनाव प्रचार में अफजल गुरु को वापस लाया, उससे साफ नजर आता है कि कहीं ना कहीं हमला यूपीए सरकार पर किया गया और यूपीए सरकार की मुखिया थी कांग्रेस। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसका हिस्सा था, मगर अफजल गुरु को वापस इस चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करना और उसके नाम को बुनाना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसका फायदा लेना चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कहीं ना कहीं थोड़ा हार्डकोर बयान भी दे रही है, मगर उसका नुकसान कांग्रेस को हो रहा है। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक और बड़े नेता मियां अल्ताफ का बयान आया। उन्होंने तो साफ यहां तक कह दिया कि कांग्रेस के साथ अलायंस करना ही नहीं चाहिए था, और अगर करना भी था तो चुनावों से पहले नहीं होना चाहिए था। यह भी कह दिया कि मैं कांग्रेस के लिए प्रचार नहीं करूंगा, यानी कि अलायंस पार्टनर के लिए प्रचार नहीं करूंगा, और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बेहद अहम है कांग्रेस के हिसाब से, क्योंकि साउथ कश्मीर का अनंतनाग भी है और वहीं उसके साथ साथ जम्मू रीजन का राजौरी और पुंछ भी है। इतना ही नहीं, कांग्रेस की भी जो नेता जम्मू के हैं या कश्मीर के, वो भी तभी जबान में कहते हुए नजर आए कि पार्टी को ज्यादा सीटें लेनी चाहिए थी, नहीं तो प्री पोल अलायंस नहीं करना चाहिए था, अपने दम पे चुनाव लड़ते और उसके बाद देखते कि हम कितनी सीटों पर विजयी होकर आए हैं, फिर सरकार बनाने को लेकर अलायंस करना चाहिए था। मगर कांग्रेस हाईकमांड के इस फैसले पर कांग्रेस के नेता खुलकर नहीं बोल सकते थे, इसलिए वो दबी जबान में बोलकर ही चुप हो गए। मगर कांग्रेस के पूर्व जम्मू कश्मीर अध्यक्ष यानी कि पीसीसी के पूर्व प्रेसिडेंट विकार रसूल वानी ने बड़ा हमला बोला उमर अब्दुल्ला पर। उन्होंने बनिहाल में अपने चुनाव प्रचार में यहां तक कह दिया कि अगर उमर अब्दुल्ला इस बात को साबित कर दे कि उनके मरहूम दादा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या खुद उमर अब्दुल्ला ने बनिहाल के लिए कोई डेवलपमेंट काम किया हो, तो विकार रसूल वानी अपनी सियासत ही छोड़ देंगे और चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये जब बोला तो उससे ये साफ होता है कि कहीं ना कहीं तलखी दोनों ही तरफ से बराबर है। उमर अब्दुल्ला ने भी एक बयान देकर यह कहा था कि विकार रसूल वानी गलत प्रचार कर रहे हैं कि बनिहाल में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई काम नहीं किया, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की 2009 से 2014 तक रही सरकार में बहुत से डेवलपमेंट के काम हुए। इसका जवाब देते हुए विकार रसूल वानी ने यहां तक कहा कि उमर अब्दुल्ला शायद भूल रहे हैं, वो उनकी सरकार नहीं थी बल्कि एनसी कांग्रेस की मिली जुली सरकार थी और उस सरकार में विकार रसूल वानी खुद एक मंत्री थे। तो फिर उमर अब्दुल्ला ने काम कैसे करवाए? वो काम तो सरकार ने किए होंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बनिहाल में
अब्दुल्लाह ने कभी कोई डेवलपमेंट के काम नहीं किए और बनिहाल को पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट किया गया। इसका फायदा कितना मिलेगा विकार रसूल वानी को, ये बात तो बाद में पता चलेगी, मगर एक बात तो बहुत साफ हो रही है कि जहां जहां भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के ऊपर हमला बोल रहा है और कांग्रेस के नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस पे हमला बोल रहे हैं, वहां सीधी टक्कर कहीं ना कहीं इन दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों की है। मगर इसका लाभ बीजेपी को इस तरह से भी मिल सकता है कि बीजेपी के लिए ये कहना बहुत आसान है कि अलायंस पार्टनर आज ही एक दूसरे के साथ नहीं है, अगर आप उन्हें जिताकर सरकार बनाते हैं तो फिर वो एक दूसरे के साथ कितना लंबा चलेंगे, ये तो कहना बहुत मुश्किल है। मगर कहीं ना कहीं ऐसा भी नजर आता है, जो पॉलिटिकल पंडित हैं या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लिए गठबंधन करना तलवार की धार पर चलना था, क्योंकि दोनों ही पार्टीज के मैनिफेस्टो अलग है, दोनों ही पार्टीज के मुद्दे अलग हैं, चाहे ये दोनों पहले सरकार में रही हूं। इसलिए इन दोनों पार्टीज ने शायद ये स्ट्रेटेजिकली डिसाइड किया हो कि जहां जहां फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है उन 5 सीटों पर तो एक दूसरे को जम के लताड़िए, मगर जहां फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नहीं भी है वहां भी आप अपने वोटर्स के हिसाब से प्रचार करो, ताकि वोटर्स के सेंटिमेंट्स को देखते हुए ज्यादा वोट जो उम्मीदवार वहां से कॉन्टेस्ट कर रहा है उसके फेवर में आए। जैसे कश्मीर में जहां जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं वहां उनके सामने कहीं मुकाबला पीडीपी से है, कहीं अपनी पार्टी से, कहीं कांग्रेस से, तो कहीं आजाद उम्मीदवार से। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पे हमला बोलती है तो ये साफ होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ है, बल्कि अपना अलायंस बाद में रखती है। वहीं दूसरी ओर अगर जम्मू रीजन में कहीं कहीं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस पे हमला बोलती है तो कांग्रेस के लिए ये फायदा हो सकता है कि हम देश हित में बात करते हैं, बल्कि कश्मीर हित में नहीं। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी स्ट्रेटेजिकली भी एक दूसरे के विरोध में भाषण दे रही हैं या फिर बयानबाजी कर रही हैं, ऐसा भी हो सकता है। मगर जिस तरह से बयान एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, इतनी तल्खी, इतनी कड़वाहट तभी होती है जब गठबंधन टूट रहा हो, और ये तो गठबंधन अभी नया नया बना है और बना भी सरकार बनाने के लिए है। तो अभी तो चुनाव भी नहीं हुए, तो फिर सरकार बनाना तो दूर की बात है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये लग नहीं रहा कि दोनों पार्टी ज्यादा लंबा चल पाएंगी। तो ऐसे में सीधा सीधा फायदा बीजेपी को भी हो सकता है। मगर बीजेपी भी ये समझने में अभी पूरी तरह से वो है खरी नहीं उतर रही कि क्या ये दोनों पार्टीज एक दूसरे पर सच में कटाक्ष कर रहे हैं या फिर एक दूसरे से अलग होने वाले हैं। मगर ऐसे में बीजेपी को एक और लाभ हो सकता है कि अगर चुनावों के बाद किसी पार्टी के रिजल्ट में मार्क्स कम आते हैं तो जो पार्टी सरकार बनाने के लिए बेहतर पोजीशन में होगी उसके साथ बीजेपी गठबंधन भी कर सकती है। मगर बीजेपी सब कुछ सोच समझकर ही गठबंधन करेगी, इसलिए फिलहाल तो खतरा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को नजर आ रहा है, क्योंकि तल्खी बढ़ती जा रही है और चुनाव उतने ही नजदीक आते जा रहे हैं। वोटर भी कंफ्यूज होगा कि इस अलायंस को वोट देकर कितनी आगे लेकर जाना है, ये समझना बहुत मुश्किल होगा। तो शायद आपको ये समझ आ गई होगी कि एनसी कांग्रेस के अलायंस में जो तल्खी है वो कितनी बढ़ चुकी है और इसका कारण क्या है। कमेंट करके जरूर बताइए आपको क्या लगता है, ये अलायंस कितना लंबा चल पाएगा और क्या ये जो तल्खी है ये स्ट्रेटेजिकली है या फिर सच में कोई दरार है। और इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए ताकि लोगों तक ये पहुंच पाए कि चुनाव प्रचार किस तरह चल रहा है। और ये प्रोग्राम आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हमारे चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बहुत धन्यवाद।